एक बात पता है आपको, कोई भी पागल नहीं। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित पॉस्कुलर। देखिए, यहाँ मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूँ। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे, और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में गलत विचार कम ही रखेंगे। लोग पैसों के साथ कुछ पागलपन करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। बात असल में यह है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनके माँ बाप की इनकम अलग अलग है, जिनकी लाइफ की वैल्यूज अलग है, जो इस दुनिया की अलग अलग जगहों से अलग अलग इकोनॉमिकल स्टेटस में जन्मे हैं, जिन्होंने डिफरेंट जॉब मार्केट में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लिए हैं और अलग भाग्य का अनुभव किया है, वो एक दूसरे से बहुत अलग सबक सीखते हैं। ये दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है, और जो आपने अनुभव किया है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सब आप में और हर व्यक्ति धन दौलत कैसे काम करती है इससे संबंधी अपनी लाइफ वैल्यूज के हिसाब से अपना जीवन जीते, और अलग अलग लोगों के लिए इन लाइफ वैल्यूज में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको एक पागलपन लगे वह मेरे लिए मायने रखता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा वह फाइनेंशियल खतरों, लॉस, प्रॉफिट के बारे में जैसा सोचता है, एक अमीर आदमी की संतान चाहे भी तो वैसा ना सोच पाए। एक व्यक्ति जो आर्थिक मंदी या महंगाई में पला बड़ा, उसने वो अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्टेबल इकोनॉमिकल स्टेटस में पला बड़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया 1990 के दशक में वैभव में काम करने वाला एक तकनीकी कर्मचारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्षों में कोई आर्थिक मंदी नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया। एक्चुअली एक्सपीरियंस की ये लिस्ट अनलिमिटेड है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका अपोजिट भी उतना ही सच है कि जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। जिन धारणाओं, उद्देश्यों, पूर्वानुमानों के साथ आप अपना जीवन जीते हैं वह मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे से अधिक होशियार हैं या अधिक जानकारी रखते हैं, ऐसा इसलिए है कि हमारी जिंदगी अलग है, जो हमारे डिफरेंट और सिमिलर सॉलिड एक्सपीरियंस से सेट हुए हैं। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ उसका शायद 0.0000001% मात्र है, लेकिन आपके विचार अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए इक्वल इंटेलिजेंट लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों आती है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए और कितना रिस्क लेना चाहिए, एटसेट्रा। 1930 के अमेरिका पार की अपनी किताब फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को उनके बच्चे जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन अनुभवों में काफी विभिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने कमेंट की, मुझे महामंदी के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। मेरी फैमिली उस टाइम दुनिया की रिचेस्ट फैमिलीज में से एक थी। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे और हम बहुत घुमा फिरा करते थे। जो चीज मैंने सटीक रूप से देखी वह बस यह थी कि मेरे पिताजी ने कुछ मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेट भर सके। एक्चुअली मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता ही नहीं था जब तक कि मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। यह 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। लोगों को लगा कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति अर्थव्यवस्था की भागडोर संभाल सकता था जिसने पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े आर्थिक वृत्तांत की कोई जानकारी ही नहीं थी। हमारे सामने चैलेंज ये है कि स्टडी या रियलाइजेशन की कोई भी लिमिट फियर एंड नॉट श्योर ऑफ पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज को क्रिएट नहीं कर सकती। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महामंदी में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, बट मेरे मन में उन लोगों की इतनी इमोशनल घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में यह अनुभव किया है। मेरे जैसा व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि स्टॉक्स खरीद कर रखने जैसे विषयों में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की हिस्टोरिकल फ्रीक्वेंसीज का एक मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट उस फैमिली एंड इमोशंस का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हैं। फील करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनकी लाइफ इफेक्ट हो सकती है। हिस्ट्री पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया ना हो और उसके नतीजों को पर्सनल लेवल पर महसूस ना किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सबने इसके एक तिनके मात्र का ही अनुभव किया है। जैसा कि इन्वेस्टर बैठने कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है,
और हम किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के इकोनॉमिस्ट अल्राइक मेलबेंडियर और स्टीफन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस के 50 वर्ष के कार्य को स्टडी की, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस सब्जेक्ट पर डिटेल जानकारी थी। परिकल्पना के अनुसार लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस अपने गोल्स एंड उस टाइप में अवेलेबल इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेने चाहिए, बट लोग ऐसा नहीं करते। इकोनॉमिस्ट ने पाया कि लोगों के जीवन भर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उनके एक्सपीरियंस से स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में देखे, स्पेशली ग्रोइंग फेज में टीन टू एडल्ट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, हमारी खोज दर्शाती है कि एक इन्वेस्टर की रिस्क लेने की इच्छा उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, न कि इस बात पर कि आप कितने इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और डिटेचिंग हैं। इट्स ओनली कॉन्फिडेंस कि आप कब और कहां चलवे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में फेमस ब्रांड मैनेजर ने विल ग्रॉस का एक इंटरव्यू लिया। ग्रॉस मानते हैं कि आज वे जहां हैं वहां नहीं होते अगर वे एक दशक पहले या बाद जन्मे होते। आर्टिकल का कहना था ग्रॉस के करियर ने डहती ब्याज दरों के साथ अच्छा मेल खाया, जिससे बॉन्ड की कीमतों का अनुवाद मिल गया। इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले अवसर इफेक्ट होते हैं, बल्कि इससे जब भी अवसर आपकी ओर आते हैं तो उन अवसरों के बारे में आपकी सोच भी प्रभावित होती है। धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभव में जो अंतर है वह छोटा नहीं है, उन लोगों के बीच भी जहां आपको यह अनुभव एक जैसे लगे। क्या मायने रखता है, क्या बहुमूल्य है, आगे क्या होने वाला है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका रास्ता कौन सा है। किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे इन सब विषयों पर एक दूसरे से सहमत होंगे। धन दौलत को लेकर उनकी धारणाएं अलग अलग दुनिया में विकसित हुई है, और जब ऐसा होता है धन को लेकर जो धारणा एक समूह को घोर लगे वह दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रखती है। धन दौलत को लेकर जब भी लोग कोई निर्णय लेते हैं उस क्षण में उपलब्ध जानकारी को अपने अद्वितीय दिमागी मॉडल में डालते हैं जो उन्हें यह बताता है दुनिया कैसे चलती है, और इसके आधार पर उस निर्णय को उचित ठहराते हैं। वे लोग अपनी जानकारी में गलत हो सकते हैं, उनकी जानकारी अधूरी हो सकती है, वे गणित में अनिपुण हो सकते हैं, वे वेस्ट मार्केट की बातों में आ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही ना हो कि क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के नतीजों का गलत तरह से आ सकते हैं। ओह, कैसा नहीं हो सकता। लेकिन हर वह डिसीजन जो लोग लेते हैं वह उनके लिए मायने रखता है और उनके अनुसार सभी इसेंशियल स्टेप्स को कंप्लीट करता है। वो खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें वे क्या कर रहे हैं और क्यों, इसका डिस्क्रिप्शन होता है, और यह स्टोरी उनके सेल्फ एक्सपीरियंस से क्रिएट होती है। जस्ट अ कॉमन एग्जांपल, लॉटरी के टिकट। हम लोग फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेलकूद कॉम्पिटिशंस, बुक्स के टोटल एक्सपेंसेस से ज्यादा इन चीजों पे खर्च करते हैं। और ये कौन होते हैं? स्पेशली 95% कैटेगरी वाले गरीब लोग। इसके अलावा यूएसए में छोटी इनकम वाले परिवार के लोग एवरेज $412 लॉटरी टिकट पर खर्च करते हैं, जो रिच फैमिली से 4 गुना अधिक है। 40% अमेरिकी क्राइसिस के टाइम पर $400 नहीं मैनेज कर पाते, जिसका अर्थ ये है वे लोग जो लॉटरी के टिकट के लिए $400 खर्च करते हैं, नॉर्मली ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि क्राइसिस के टाइम पर वे $400 मैनेज नहीं कर सकते। वे अपने सेफ्टी सिस्टम को एक ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसके सच होने की पॉसिबिलिटी लाखों में बस एक है। यह मुझे एक किस्म का पागलपन लगता है, यह शायद आपको भी पागलपन ही लगे, लेकिन मैं ऐसे परिवारों में से नहीं हूँ जिनकी फैमिली इनकम बहुत ही ज्यादा कम है, और आपकी भी नहीं। इसलिए हम में से काफी लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि शॉर्ट इनकम लॉटरी टिकट खरीदारों के सबकॉन्शियस माइंड में क्या तर्क चलता है। अगर थोड़ा और जोर डालें तो आप कल्पना कर सकेंगे कि वह कुछ इस प्रकार होता होगा। हम एक प्रकार से दूसरे प्रकार के बीच किसी तरह से जीते हैं, और बचत की तो दूर तक भी संभावना नहीं। एक अच्छी सैलरी मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते, और न ही नई कारें, स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षित इलाके में घर का इंतजाम कर सकते हैं। हम बिना कम तोड़ने वाले कर्ज के बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकते। आप में से जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, आपके पास वह सब कुछ या तो पहले से है या उसे पाने की अच्छी पॉसिबिलिटी है जो हमारे पास नहीं हो सकता। लॉटरी टिकट खरीदना ही हमारे जीवन का वह पल है जब हम ठोस रूप से वह सब कुछ पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके पास है और जिसे आप इंपोर्टेंस नहीं देते। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और आप यह नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रहे हैं, और इसलिए हम आपसे ज्यादा लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमत होने की जरूरत नहीं है। जब आप दिवाली हो, लॉटरी टिकट खरीदना बुरा विचार ही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लॉटरी टिकट की सेल क्यों चलती रहती है, और यह विचार जो आप कर रहे हैं वह पागलपन है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे हमारे मेनी फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस के आधार का अनावरण होता है। कुछ लोग फाइनेंशियल डिसीजंस पूरी तरह से स्प्रेडशीट के द्वारा करते हैं। वे खाने की इमेज पर कंपनी की किसी मीटिंग में उन्हें बनाते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पर्सनल हिस्ट्री, दुनिया को लेकर आपका अद्वितीय विजन, घमंड, मार्केटिंग और विचित्र प्रेरक साथ मिलकर एक ऐसा वृत्तांत बनाते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो आपके लिए काम करता हो। एक अन्य पहलू जो यह स्पष्ट करने में सहायता करता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्यों इतने कठिन होते हैं और क्यों इसमें इतना दुराचार होता है, वह यह समझना है कि यह विषय काफी नया है। दौलत तो काफी समय से हमारे चारों ओर है। ऐसा माना जाता है कि लीडिया, जो अब तुर्की का भाग है, वहाँ के राजा एलिएटस ने 600 ईस्वी पूर्व में पहली बार आधिकारिक करेंसी बनाई। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस का मॉडर्न आधार बचत और इन्वेस्ट ऐसी संधारणाओं पर आधारित जो अभी नवजात है। अब रिटायरमेंट को ही लीजिए। 2018
2018 के अंत में यूएस एक सेवानिवृत्त खातों में $27 ट्रिलियन की धनराशि थी, जिसके अनुसार यह ऑर्डिनरी इन्वेस्टर की सेविंग और इन्वेस्ट डिसीजंस का एक मेन रीजन था। बट रिटायरमेंट होने की पूरी संधारणा अधिक से अधिक 2 पीढ़ी पुरानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अधिकांश अमेरिकी अपनी मृत्यु तक काम किया करते थे। यह अपेक्षा भी थी और वास्तविकता भी। 1940 तक 65 ईयर्स और उससे अधिक आयु के पुरुषों की लेबर क्लास में कंट्रीब्यूशन रेट 50% थी। सामाजिक सुरक्षा ने इसे बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसके शुरुआती लाभ एक समुचित पेंशन की तुलना में कुछ खास नहीं थे। जब ईडा में फुलर ने 1940 में अपना पहला सामाजिक सुरक्षा चेक कैश कराया, उसका मूल्य $22.54 का था। यह मुद्रास्फीति से समाजित होकर $14 1980 तक पहुंचने के बाद ही रिटायरमेंट लोगों के लिए एवरेज सामाजिक सुरक्षा चेक बढ़कर $1000 पर मंथ हुआ। किसी को भी इससे शॉक्ड होना नहीं चाहिए कि हम में से काफी लोग रिटायर होने के सेविंग्स और इन्वेस्ट करने में अच्छे नहीं हैं। हम पागल नहीं हैं, हम सब बस लर्नर्स हैं। यह एक समस्या है और इससे यह समझने में भी मदद मिलती है कि हम हमेशा धन दौलत के साथ व्यवहार क्यों नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम सब पैसों के साथ कुछ पागलपन वाले कारनामे करते हैं क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं, और जो आपको पागलपन लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है, लेकिन पागल कोई भी नहीं है। हम सब अपने अद्वितीय अनुभव के आधार पर डिसीजंस लेते हैं जो उस क्षण में हमारे लिए मायने रखता है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट भी कर दिया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करके आप उनका भला कर सकते हैं और मुझे ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।